सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए आज की क्लास में यहाँ पर हम भारत के प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। इससे पहली जो क्लास हमने ली थी उसमें विश्व के ज्वालामुखियों का विश्व वितरण पढ़ा था, अर्थात विश्व के जितने भी ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की थी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कुछ सामान्यतः मिस हो जाते हैं और उसी प्रकार का टॉपिक है कि भारत के भूगोल से संबंधित है टॉपिक, लेकिन क्योंकि हम ज्वालामुखी को एक क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये उस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके ज्वालामुखी वितरण के साथ साथ भारत के ज्वालामुखी क्षेत्र, क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान में भारत की मुख्य भूमि पर कोई भी आपके सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र है वहां पर दो ज्वालामुखी में कई बार आते हैं। वो बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो बात करेंगे। और उसके अलावा कुछ प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, वो आपके जो प्राचीन वैज्ञानिक जो समय सारणी है उसके हिसाब से हड़प्पा काल, धारवाड़ काल उससे रिलेटेड है, तो उनके यहाँ पर कुछ बिंदु लिखाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा की दृष्टि से जो हार्ड प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से पहले देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको विश्व वितरण, विश्व के क्षेत्र, तो ज्वालामुखी के विश्व के क्षेत्र बताए थे, इसमें 4 क्षेत्र मैंने आप लोगों को यहां पर लिखाए थे। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। और मैंने पहला क्षेत्र बताया था परिप्रशांत, परिप्रशांत या अग्नि, अग्नि वलय शॉर्ट में लिखाया है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र जिसको अग्नि वलय भी कहते हैं, ये इसका भाग है। दूसरा बताया था मैंने मध्य महाद्वीपीय भारत, मध्य महाद्वीपीय भारत इसी में आता है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक क्षेत्र। और एक बताया था अंतरा प्लेट, अंतरा प्लेट किनारे सीमांत वाले क्षेत्र। तो ये 4 विश्व के क्षेत्र मैंने आपको बताए थे ज्वालामुखी के, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के ज्वालामुखी क्षेत्रों के बारे में। ये मैंने टॉपिक से जोड़ने के लिए बताया है। और ये इससे पहली जो क्लास है विश्व वितरण है ज्वालामुखियों का, वहां पर बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा रखा है कि परिप्रशांत मेखला अग्नि वलय विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है और ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ विस्तृत है। चारों तरफ आपका ये विस्तृत है, इस वजह से इसको परिप्रशांत मेखला भी कहते हैं या ज्वालामुखी की वजह से अग्नि वलय भी कहा जाता है। दूसरा मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र जो आपके भूमध्य सागर होकर के हिमालय क्षेत्र होकर के और ये आपके पूर्वी द्वीप समूह तक आता है। तीसरा अटलांटिक कटक है उसके साथ साथ है। और चौथा बताया था अंतरा प्लेट सीमांतों के सहारे जो ज्वालामुखी है। अब देखिए यहां पर भारत के प्राचीन ज्वालामुखियों की बात करेंगे, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज की क्लास का कि हमें पता है वर्तमान समय में भारत की मुख्य भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा था निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रकोप या कौन सी प्राकृतिक आपदा का संबंध भारत की मुख्य भूमि से नहीं है। अब उसमें दे रखा था बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप। तो देखिए वहां पर कई विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं या मिस हो जाते हैं और ये आपके राजस्थान पुलिस से लेकर के किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया था। तो बात यह है कि मुख्य भूमि से संबंध वर्तमान में कोई भी ज्वालामुखी का संबंध नहीं है, कि वर्तमान में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी भारत की मुख्य भूमि पर नहीं है। कहां पर है? तो दो ज्वालामुखी आपको याद करने और उसको एटलस में देख करके आप इसको बहुत ज्यादा कंठस्थ कर सकते हो। इसमें दो ज्वालामुखी है, एक तो है बैरन, लिखेंगे इसको हम, अभी लिखना नहीं है, बैरन। और एक है आपके नारकोंडम, नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी हैं, विश्व की दृष्टि से या भारत की दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि से संबंधित नहीं होकर के भारत का जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है वहां पर है ये अंडमान निकोबार क्षेत्र, निकोबार। तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में ये दोनों आते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने, बैरन और नारकोंडम।
और बाकी के जो ज्वालामुखी क्षेत्र में यहां पर आपको लिखाने वाला हूं वो बात करेंगे हम प्राचीन क्षेत्र से संबंधित है। जैसे डालमा क्षेत्र बिहार से संबंधित है, धारवाड़ कल्प था वहां उसकी चर्चा होती है, कोड़प्पा विजावर ग्वालियर क्षेत्र की एक बेल्ट है कोड़प्पा काल की। तो इस प्रकार के क्षेत्रों की, प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्रों की यहां पर पॉइंट लिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, अपने स्टडी मटेरियल में ऐड करना है, और जब भी आप ज्वालामुखी पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की पहला बिंदु। तो देखिए, ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई है कि विश्व के क्षेत्रों की चर्चा की है, पूरा याद रख लेना। परिप्रशांत अग्निवलय सबसे बड़ा क्षेत्र है, 2/3 ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंधित है। प्रशांत महासागर के चारों विस्तृत है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसके बाद मध्य अटलांटिक क्षेत्र है, और फिर अंतरा प्लेट किनारे। तो कहने का मतलब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ज्वालामुखी विश्व का जो आप जानते हो, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, या निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी आपके परिप्रशांत अग्निवलय का हिस्सा नहीं है। तो ये तोड़ मरोड़ के प्रश्न किसी भी प्रकार के पूछा जा सकता है। मैंने पिछली क्लास में इसको बड़े अच्छे से बताया हुआ है, लिखाया है, तो वहां आप इसको देख। तो आज की क्लास में पहला बिंदु लिखेंगे हम यहां पर भारत के प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र बारे में। पहला बिंदु लिखिए, वर्तमान में वर्तमान में भारत की भारत की मुख्य भूमि, वर्तमान में भारत की मुख्य भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, या ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। बिंदु लिखिए, अंडमान निकोबार क्षेत्रों पर स्थित प्रमुख ज्वालामुखी निम्न है। अब देखिए, ये याद रखने दोनों नाम निम्न है। पहला बिंदु लिखा है कि वर्तमान समय में यहां पर कोई भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है, कोई भी ज्वालामुखी यहां से संबंधित नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में दो ज्वालामुखी हैं, इन दोनों के नाम लिखा रहा हूं मैं आपको। एक तो बैरन बैरन याद कर लेना, और एक है नारकोंडम। दोनों प्रक्षुब्ध कंडीशन के हैं, ठीक है ना। और इसको यदि हम मानचित्र में आपको दर्शाएं, हम तो ऐसे देख रहे हो आप, ये भारत है, भारत, और यहां पर भारत के द्वीप है, अंडमान निकोबार क्षेत्र। इस क्षेत्र से संबंधित दोनों बैरन और नारकोंडम। एटलस में आप इन दोनों, बैरन नारकोंडम। तो दो बिंदु लिखे आपका, बैरन और वो है आपके ज्वालामुखी क्षेत्र यहाँ से संबंधित। दोनों दोबारा से याद कर लेनी, यही याद हो जाने चाहिए दोनों क्लास में ही। मैंने आपको कहा था हमारी इस ऑनलाइन क्लास में ज्यादातर चीजें मैं क्लास में ही कोशिश करता हूँ याद करने की, और यदि आप सही तरीके से लिखते हो ऑटोमेटिक तो याद हो जाती हैं। तो वेरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी भारत की मुख्य भूमि से संबंधित नहीं है, कहां पर है, अंडमान निकोबार क्षेत्र में। तो पहला बिंदु, वर्तमान में भारत की मुख्य भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, या कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है, इसको ऐसे भी लिख लो आप, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। तीसरा बिंदु देखिए आगे, अतीत में भारत में अतीत में भारत में कई ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, अतः
प्राचीन ज्वालामुखी, प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र निम्न है। प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र निम्न है। इन सब के नाम लिखने हैं आपको। नंबर 1 कौन कौन से, केवल नाम याद रख लेना। डालमा, देखिए डालमा एक पहाड़ी भी है। डालमा ये बिहार में प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार धारवाड़ कल्प में हुआ। डालमा ये कहां पर है, वर्तमान में झारखंड, और कहां पर है, बिहार। और कब हुआ, धारवाड़। कल्प, ये दो चीज लिखनी है आपको, पॉइंट्स में लिखना है। पहला बिंदु लिखना है डालमा क्षेत्र या डालमा ज्वालामुखी क्षेत्र कहां से संबंधित है, पहला ये याद रखना है, झारखंड और बिहार। दूसरा बिंदु लिखना है इसमें धारवाड़ कल्प से क्या है, संबंधित है। प्राचीन वैज्ञानिक समय सारणी में धारवाड़ कल्प आता है। और एक और ज्यादा लोकेशन जमशेदपुर के आसपास। क्योंकि पता है झारखंड में जमशेदपुर, तो ये तीनों चीज आपके याद हो जाएंगी। तो पहला क्षेत्र है डालमा क्षेत्र। अब इस प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्रों में, भारत के प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्रों में पहला आपको लिखना है डालमा क्षेत्र। डालमा क्षेत्र बिहार और झारखंड से संबंधित है। यहाँ पर धारवाड़ कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और ये डालमा पहाड़ी भी है वहां पर, तो इस वजह से इसको डालमा क्षेत्र भी कहते हैं, डालमा पहाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। और आपको इलाका जो नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्राचीन में पहला। दूसरा देखिए कोड़प्पा, विजावर और ग्वालियर का क्षेत्र। नंबर 2 कोड़प्पा, विजावर, ग्वालियर। कोड़प्पा, विजावर और ग्वालियर। यहां पर कुड़प्पा काल में उद्गार हुआ, इसमें लिखेंगे अपन कुड़प्पा काल। काल से संबंधित उद्गार, कुड़प्पा काल से संबंधित उद्गार का ये बिंदु याद कर सकते हैं। तीसरा देखिए मलानी एवं किराना क्षेत्र। नंबर 3 मालानी एवं किराना। किराना बहुत प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम। मालानी या मलानी और किराना क्षेत्र ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने राजस्थान से संबंधित। मालानी क्षेत्र जोधपुर के निकट और किराना पहाड़ी अरावली के उत्तर छोर पर स्थित है। यहाँ विंध्य कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ। तो पहला बिंदु लिखना है विंध्य कल्प में उद्गार हुआ। देख लीजिए विंध्य कल्प में उद्गार हुआ, पहला बिंदु। विंध्य कल्प में उद्गार हुआ। दूसरा बिंदु लिखिए मलानी क्षेत्र जोधपुर। मालानी कहां से संबंधित है, जोधपुर के समीप। पहला। तो किराना पहाड़ी, किराना पहाड़ी अरावली के उत्तर छोर पर स्थित है। अब देखिए अरावली कहां से स्टार्ट होता है, आपको पता है अरावली राजस्थान में तो आपके अलवर और झुंझुनू यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन आपके विस्तृत रूप में दिल्ली के वहां से शुरुआत होती है। तो वहां का जो क्षेत्र है
वो किराना क्षेत्र इसके अरावली के उत्तरी पहाड़ी भाग में स्थित है, और किराना पहाड़ी और मलानी जोधपुर के पास है। तो ये मालानी और किराना जो क्षेत्र है ये भी प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र आता है। और इसमें एक हमने लिखा था विंध्य कल्प, विंध्य कल्प है वहां से संबंधित ज्वालामुखी माने जाते हैं, विंध्य कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ। तो तीसरा मालानी एवं किराना क्षेत्र। अब देखिए नंबर 4, बार बार इसमें फोकस रखोगे थोड़ा धीमी रफ्तार हो सकती है, लेकिन उसका फायदा हम सभी को मिलता है। उसका फायदा ये मिलता है कि बहुत सारी चीजें क्लास के साथ साथ आप याद कर सकते हैं। ये आपका चौथा है राजमहल एवं अबोर पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल, राजमहल अबोर पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियां सुना होगा आपने, अबोर पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल एवं अबोर पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल एवं अबोर पहाड़ी क्षेत्र। यह क्षेत्र, पहला बिंदु लिखिए, यह क्षेत्र बिहार असम, बिहार असम तक विस्तृत है। यह क्षेत्र बिहार असम तक विस्तृत है, जब विस्तृत तक फैला हुआ है। उद्गार, जुरैसिक काल से संबंधित, संबंध। देखिए ये जुरैसिक, ये जो शब्द जो आ रहे हैं ये प्राचीन भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है उससे संबंधित है। इस टाइम का ज्वालामुखी उद्गार जुरैसिक काल में हुआ है, जुरैसिक काल से संबंधित है। क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्रियासिक, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, ये सारे जो टाइम है ये एक अलग से क्लास आप इसको देख सकते हो, वैज्ञानिक समय सारणी क्लास है। और इसको थोड़ा बहुत आपको भूगोल पढ़ते समय तो आपको पढ़ना चाहिए, कि अगर आपके दिमाग में रहेगी तो बहुत सारी चीज यहाँ पर लिखिए तो आपके साथ साथ चलेंगे, समझने में दिक्कत ज्यादा आसान रहता है। इसके बाद लास्ट क्षेत्र है दक्कन लावा क्षेत्र, दक्कन ट्रैप, नंबर 5, दक्कन लावा क्षेत्र, क्या इसको कहते हैं, दक्कन ट्रैप। पहला बिंदु क्रिटेशियस युग है, उद्गार क्रिटेशियस कल्प में हुआ। ये सबसे नवीनों में आता है और ये सबसे ज्यादा चर्चा होती है इसकी, क्रिटेशियस युग की। कई बार ये पूछ सकता है भारत का जो दक्कन लावा ट्रैप है, दक्कन लावा पठार है, प्राचीन आपके पठारों में से एक है, इसमें ज्वालामुखी उद्गार किस युग से संबंधित है, क्रिटेशियस युग से संबंधित है, क्रिटेशियस कल्प से संबंधित, दक्कन लावा ट्रैप। और भारत में जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र भी है, ये आपको ध्यान रखना। ये पढ़ते हैं हम, भारत का, भारत का काली, या इसको रेगुर बोलते हैं, रेगुर मृदा क्षेत्र, इस तरीके से। और इसके अगर हम मानचित्र की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रायद्वीपीय भारत है ये, और प्रायद्वीपीय भारत का कुछ इलाका है जो इस कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रखना है, पूरा क्षेत्र नहीं है ये। जैसे यदि हम बात करें ये जो क्षेत्र है ये वाला, तो ये इस कैटेगरी में आता है, इसको बोलते हैं हम, ये है आपका दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी का क्षेत्र। और भारत के भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो वो ढंग से पढ़ा जाता है। मुख्य रूप से आपके महाराष्ट्र, गुजरात जो कपास उत्पादक प्रमुख इलाका, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है, राजस्थान का हाड़ौती का जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, वो इसका हिस्सा है दक्कन ट्रैप का। तो दक्कन ट्रैप या दक्कन लावा पठार, तो ये प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र है। ये मैंने 4-5 जो आपको नाम लिखाए हैं, इनको आपको
पढ़ना है और कई बार परीक्षाओं काफी महत्व। और ये भी मैंने आपको लिखा दिया कि वर्तमान में भारत के मुख्य भूमि से संबंधित कोई भी ज्वालामुखी क्षेत्र, एक बार देखिए जो प्रश्न पूछा था, मैं आपको लिखा रहा हूं उसको प्रश्न क्या था। अब देखिए इसको किसी भी कैटेगरी, ये विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कंपटीशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं सिलेक्शन करने या ना करने में। देखिए निम्न में से कौन से प्रकोप का संबंध, प्रकोप कह लीजिए चाहे मैं इसको लिख रहा हूं आपदा, दोनों में से कोई शब्द पूछा था। प्रकोप और आपदा अलग अलग है, ध्यान रखना, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है प्रकोप, क्या आपदा होता है। निम्न में से कौन से प्रकोप का संबंध भारत की मुख्य भूमि से नहीं है, ये प्रश्न था। अब हो सकता है इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई हो। निम्न में से कौन से प्रकोप का संबंध भारत की मुख्य भूमि से नहीं है। अब इसमें देखिए विकल्प क्या थे, बाढ़, भूकंप, था ज्वालामुखी उद्गार। प्रश्न ये था कि वर्तमान में इनमें से कौन से संबंध। अब देखिए ऐसे प्रश्न की खासियत होती है, पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता लेकिन हार्ड भी नहीं होता। यदि थोड़ी सी बात समझ लो, इसमें थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है। एक तो ये पता चल जाए कि मुख्य भूमि क्या इशू है, कि मुख्य भूमि का मतलब है, देखिए ये तो भारत की मुख्य भूमि है, पूरा पूरा भारत का जो मानचित्र देखते हैं ये क्या है, मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि, आप कहोगे सर मुख्य भूमि और दूसरे किस लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये द्वीप है, ये अंडमान है, अंडमान निकोबार क्षेत्र है, और ये आपका है लक्षद्वीप। कहने का मतलब वो कहना चाह रहा है लक्षद्वीप और अंडमान ये अपवाद है, मतलब ये शामिल नहीं है इसमें। ये जो मुख्य भूमि है प्रॉपर, इससे संबंधित कौन सी क्रिया नहीं है। अब देखिए एक पर विचार करिए, बाढ़ है, बिल्कुल बाढ़ संबंधित है, मुख्य भूमि से बाढ़ आती है, आपने देखा होगा। वर्षा ऋतु में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रेगुलर बाढ़ आती है, असम घाटी का निचला क्षेत्र है, के बाद बिहार में, बंगाल में, ये रेगुलर बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद भूकंप, भूकंप भी आते हैं मुख्य भूमि पर, आपने देखा होगा कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके बाद सूखा, सूखा भी एक, राजस्थान का संबंध तो सूखा से बिल्कुल घनिष्ठ मान सकते हो, जब भी वर्षा कम होती है तो सूखा का प्रकोप राजस्थान को झेलना पड़ता है। कहने का मतलब ये जो प्रश्न है ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी वर्तमान में भारत की मुख्य भूमि से इसका संबंध नहीं है। मतलब ज्वालामुखी दो है तो सही भारत में, बैरन और नारकुंडम, वो दोनों अंडमान क्षेत्र में, तो ये दोनों क्रियाएं या दोनों प्रकोप भारत की मुख्य भूमि से संबंधित। तो उत्तर आपका ये होगा ज्वालामुखी उद्गार, ये मुख्य भूमि। तो इस प्रकार के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, चाहे एलडीसी एग्जामिनेशन हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे और किसी एग्जामिनेशन का हो, और आरएस जैसी एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न आ जाता है। और कई विद्यार्थी क्योंकि समय प्रेशर में होते हैं, प्रश्न गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैंने प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र आपको बताए भारत के, क्योंकि जर्नली इसके तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्रों का, ये भारत के प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र, ये टॉपिक था आज का हमारा, प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र। रिपीटेशन, ये विश्व के क्षेत्र हैं, ये इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाए थे, इस वजह से मैंने आपको बताया है, एक नोटिस बताए हैं कि ये विश्व के क्षेत्र हैं, ये भारत के हैं। अब देखिए भारत में मैंने शुरुआत में बता दिए, वेरन और नारकोंडम, ये दो भारत के ज्वालामुखी हैं, और कहां से संबंधित है, अंडमान निकोबार क्षेत्र से संबंधित है, मुख्य भूमि से संबंधित नहीं। बात देखिए, भारत में वर्तमान में भारत की मुख्य भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार क्षेत्र पर विस्तृत प्रमुख स्थित प्रमुख ज्वालामुखी दो, वेरन और नारकुंडम, वेरन और नारकुंडम, ये दोनों की लोकेशन मैंने आपको बता दी, अंडमान निकोबार। और यहाँ पर एक ध्यान रखना, ये ज्यादातर आपको प्रक्षुब्ध कैटेगरी में मिलेंगे। आपको प्रक्षुब्ध का मतलब है उद्गार नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है, होता रहता है, लेकिन सक्रिय एक्टिव की कंडीशन में नहीं आते। तो प्रक्षुब्ध या सुषुप्त की कंडीशन वाले ज्वालामुखी है, सुषुप्त।
प्रक्षुब्ध है, ध्यान रखना है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। इनके प्रकारों में मैंने बताया था, एक सक्रिय होते हैं, एक प्रक्षुब्ध होते हैं, एक मृत होते हैं। सक्रिय ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें हमेशा उद्गार होता रहता है, वो सक्रिय एक्टिव वोल्केनो। इसके बाद दूसरा बताया था मैं प्रक्षुब्ध, लंबे समय से उद्गार हुआ नहीं है लेकिन कभी भी हो सकता है, मतलब बीच में गैप आ जाता है फिर होने लगता है, तो इस कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा बताया था मृत ज्वालामुखी, जिनसे लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है और ना होने की, तो ये इस कैटेगरी के। अब देखिए आगे, अब क्षेत्र देखिए, भारत में अतीत में भारत में कई ज्वालामुखी उद्गार हुए, अतः प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र निम्न है। डालमा क्षेत्र, डालमा जो क्षेत्र है ये आपके बिहार झारखंड से संबंधित है, धारवाड़ कल्प और जमशेदपुर के आसपास का क्षेत्र। दूसरा देखिए नंबर 2, कोडप्पा विजावर क्षेत्र, कोडप्पा विजावर ग्वालियर क्षेत्र, कोडप्पा काल से संबंधित है, आपको नाम पता चल रहा है, ग्वालियर मतलब एमपी। मालानी और किराना, ये मलानी ये जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, और किराना क्षेत्र है अरावली का उत्तरी क्षेत्र, इस कैटेगरी में आता है, उत्तरी क्षेत्र है वो इस कैटेगरी में आएगा। इसके बाद देखिए राजमहल और अबोर, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है आपके, तो पूर्वी भारत में आता है, बंगाल वाला जो इलाका है, और बाकी का अबोर पहाड़ी क्षेत्र, तो बिहार असम तक विस्तार है इसका, और जुरैसिक काल से संबंधित। देखिए 3 कैटेगरी आती है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस सबसे नवीन है, ये जो वाला जो वर्तमान में काली मिट्टी का क्षेत्र है, क्रिटेशियस से संबंधित है। ये टाइम पीरियड आपको ध्यान आ जाएगा तो इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये दक्कन लावा ट्रैप क्षेत्र बोलते हैं इसको, और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी प्रश्न आ जाए कि किससे संबंधित है, क्रिटेशियस काल से। ये 3 जो नाम आते हैं उनको लिख रहा हूं मैं, ये काल क्रम है ये, देखिए त्रियासिक, त्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। तो वर्तमान में जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन लावा पठार जो क्षेत्र है, ये क्रिटेशियस से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न है अभी पूछ। तो ये आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से, ये आज की क्लास में पढ़ा प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र पढ़े थे, और ये आपके प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र भारत के। तो 2 टॉपिक हुए वितरण से संबंधित, विश्व वितरण ज्वालामुखियों का, एक हमने पढ़ा विश्व का ज्वालामुखी विश्व वितरण, वो 4-5 क्षेत्र बताए, और एक पढ़ा हमने प्राचीन भारत के ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से छोटी सी क्लास थी, आप नोट्स बना लिए होंगे, करना है, स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा। कहने का मतलब है कि टॉपिक ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, चाहे कोई और टॉपिक हो, आपको स्टडी मटेरियल में कोई कमी नहीं रही। ऑनलाइन क्लास बसरती है, लेकिन ऑनलाइन में लेवल जो है, एग्जामिनेशन कोई सी एग्जामिनेशन दे लेना, चाहे एमपी की दे लेना, चाहे यूपी की दे लेना, चाहे राजस्थान की, चाहे हरियाणा की, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, आप उसको अच्छे से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कंडीशन। थैंक यू।